सर ऐसा क्या है अगर हम लोग नहीं जाते रिन्यूएबल सोर्स की तरफ में तो क्या इंडिया आगे कैसे बढ़ता? मतलब क्या इम्पैक्ट आता अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इंक्लाइन नहीं करते अपने इंडिया के? आप आज की डेट में अगर आज आपका पेट्रोल 100 रुपये चल रहा है या 103 रुपये तक गया या 104 रुपये तक गया, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपने 7-8 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतना काम किया है कि आज की डेट में पोजीशन ये है कि जब सोलर एनर्जी देती है तो आपकी ग्रिड अनस्टेबल हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है सर इंस्टॉलेशन? आज की डेट में देखिए 3000 से ऊपर प्लांट में लगा चुका, तो ऐसा तो कहीं मुझे नजर नहीं आया कोई रिस्क वाली कोई चीज हो। पर रिस्क में ये है कि अगर आपने गलती कर दी, अंडर साइज वायर लगा दिए तो हीटिंग हो जाएगी, आग लग सकती है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन एक सोलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर? आपको अपने कस्टमर की ज़रूरत को समझना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरा प्लांट सही से जो मैं लगा रहा हूँ मेंटेन करे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फिर बिजली विभाग की ग्रिड में उतनी क्षमता है कि नहीं है कि मेरे प्लांट सही से लग पाए। तो ये सारी चीज़ें पहले समझना, उसको एनालाइज करना, फिर उस प्लांट को लगा। तो सर कभी आपने सोचा था बचपन में या जब भी आप अपने करियर में थे कि आप एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो इंडिया में लिस्ट होगी? तो सोचा तो था, मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं सोचा, और अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है। आपकी लाइफ में कौन सा पॉइंट आया जब आपको लगा कि इंजीनियरिंग से हटके मुझे बहुत बड़ा कुछ अपना बनाना? बड़ा बनाने का तो था, शुरू से ही था। सबसे बड़ा रिस्क आपने क्या लिया अभी तक, फाइनेंशियली रिस्क अगर हम बोलें? वेलकम बैक टू माय चैनल मेरूपत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे शख्स को आपके सामने लेकर के आए हैं जिन्होंने अपना सफ़र हज़ारों सोलर प्रोजेक्ट्स के साथ में और एक मजबूत स्थिति के साथ में भारत में एक बहुत बड़ा विजन लेकर के खड़े हुए हैं। और वो सफ़र उन्होंने पहुंचाया हमारे भारत के आईपीओ में लिस्टिंग करने तक का अपनी कंपनी का। तो मैं स्वागत करूंगा चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ वनडिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का मिस्टर मनोज अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू तो सर आप बताइए हमारे व्यूवर्स को कि मनोज अग्रवाल जी कौन है, पहले क्या थे? आई वॉज मैं फादर मेरे बैंकर थे ओके और मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ। ओके और मैंने 24 साल के करीब नौकरी की थी गवर्नमेंट सेक्टर में, 10 साल प्राइवेट सेक्टर में करी। और आप मिड लाइफ क्राइसिस कहिए या फिर एक जुनून कहिए जी। बिजनेस करने का, तो ये था कि बिजनेस करना है। हाँ जी। तो एक डिसीजन लिया कि ठीक है, उस समय सोलर इंडस्ट्री इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री। राइट। ये दिख रहा था कि आगे बढ़ेगी ये, गवर्नमेंट का भी विजन ये था, तो उस जी। इंडस्ट्री में चालू करा और बहुत छोटे से शुरुआत करी। ओके। मतलब आप ये समझिए कि मेरे पहले साल का टर्नओवर ही 11 लाख था। वाओ तो सर 11 लाख से फिर 55 लाख, फिर इस तरह से धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते ये सर फिर काफ़ी जो 11 लाख की आपने बताई बहुत पुरानी टाइम की बात होगी ना, कुछ 2000 मतलब दस दो पंद्रह साल हो गए होंगे इसको? 10 साल 2016-17 की बात बता रहा हूँ आपसे। सर तब भी मतलब हाँ, काफ़ी एक अच्छा स्टार्टिंग थी। सर जी, बचपन का सपना क्या था आपका? मुझे तो बिजनेसमैन ही बनना था। बट ये है कि फादर ने कहा कि एक बार प्रोफेशनल डिग्री ले लो, जी। उसके बाद फिर जो करना है करना। तो कंपनी सेक्रेटरी बन गया, उसका फिर जॉब लग गई, फिर जॉब में चलते रहे। जी। फिर एक स्टेज आई कि अब नहीं करा तो फिर नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल। डिसीजन तो लिया। सर कभी आपने सोचा था बचपन में या जब भी आप अपने करियर में थे कि जी। आप एक ऐसी कंपनी बनाएँगे जो इंडिया में लिस्ट होगी? सर देखिए, मेरे जो जिनको मैं फॉलो करता था, जो बिजनेसमैन रहे हैं, जी। अ, मैंने उन्हीं के विजन को साझा किया। तो सोचा तो था, मैं ये नहीं ओके। कह सकता कि नहीं सोचा था। सोचा तो था, और अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है। अभी तो जो बहुत लंबा। सोचा जी, जो जी, जी सर जो बहुत सोचा बढ़िया। था उसमें, और जो अचीव करना है जी, उसमें। जी, जी। जी। तो सर हुँ, एक ऐसा आपकी लाइफ में कौन-सा पॉइंट आया हुँ। जब आपको लगा कि इंजीनियरिंग से हट के मुझे बहुत बड़ा कुछ अपना बनाना है लाइफ में? अ इंजीनियरिंग में भाई ग्रेजुएशन मेरा फिज़िक्स में है, और मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ बाय प्रोफेशन। जी। और बड़ा बनाने का तो था, शुरू से ही था। इनफैक्ट एक समय था कि टाटा ने अपना एक प्लांट लगाया था ओके। पावर सेक्टर में ही। जी। तो उस समय मन में था कि काश, स्टील का था उनका, तो एक हाँ मन जी। में था कि मैं लगाऊंगा। तो उस समय आई थिंक उन्होंने बहुत बड़ी रकम, तो नहीं, 2 करोड़ के आसपास कुछ लगाया था। तो मेरे को लगा ये 2 करोड़ लग जाएगा, बहुत बड़ी रकम हुआ करती, बचपन की बात है। एग्ज़ैक्टली। तो उस समय से था कि करना तो है कुछ बड़ा। ओके, ओके। जी। तो सर ऐसा हुँ। सबसे बड़ा रिस्क आपने क्या लिया अभी तक? फाइनेंशियली रिस्क अगर हम बोलेंगे तो?
फाइनेंशियल रिस्क में सबसे बड़ा रिस्क तो है, आई वाज एट द टॉप ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। मैं अपने मतलब एक बहुत अच्छी कंपनी में, उषा हाँ। इंटरनेशनल में एक अच्छे पोजीशन पे था। जी। उसको छोड़ करके बिजनेस में आना और एक सेटल्ड लाइफ होना, सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। जी। उसको छोड़ के वहाँ खड़े हो जाना जहाँ पर आप एक तरीके से सड़क पे आके खड़े हो गए और बिल्कुल। वहाँ से शुरुआत करना, दैट वाज द रिस्क। बट अच्छी चीज़ है कि फैमिली साथ में थी, मतलब माय वाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अ पिलर, सो उन्होंने हर चीज़ में मेरा साथ दिया। कभी बिल्कुल। कभी उन्होंने मतलब इट वाज अ टैसिट सपोर्ट ऑलवेज, जी, जी। हमेशा खड़ी रही साथ में, तो दैट दैट वाज वन। तो सर आपने बहुत अच्छी बात बताई है। हुँ, एक मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये आया है सिंपल सा, हुँ, कि आज के युवा हैं ना, जितने भी युवा लोग हैं, उनके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती है कि जल्दी से जल्दी नौकरी से छुटकारा पाए और आगे कुछ एक बहुत बड़ा अपना बनाए। लेकिन वो लोग कर नहीं पाते हैं। उसके पीछे रीज़न सर कहीं न कहीं होता है, फैमिली का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कहीं न कहीं जो लोग कर जाते हैं। लेकिन जिनके पास सपोर्ट नहीं है, उनको क्या आप एक ऐसी एडवाइस देना चाहेंगे कि वो लोग भी आपकी तरह कुछ बड़ा सोचें? सर इसमें क्या है, देखिए बिज़नेस का एक एक तरीका अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, तरीका ये है कि पहला 10,000 रुपये कमाने का तरीका बना लो। अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहला 10,000 रुपये आप कैसे कमाते हैं, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, बिल्कुल, जैसे कि बिल्कुल। जी मान सर। लीजिए प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना जी। चल रही है। उसमें अगर एक 3 किलोवाट का प्लांट आप लगाते हैं किसी के लिए, सीख करके, बिज़नेस को समझ करके आप ठीक लगाते है, हैं, तो आप मिनिमम 10,000 रुपये कमा लेते हैं। ठीक है। अब अगर आप ये ही प्लांट महीने में 30 लगा दें, तो आपने 3 लाख रुपए कमा लिए। एग्ज़ैक्टली। बिज़नेस यही है। जी। जो आपका सबसे पहली चीज़ तो बिज़नेस उसमें करना चाहिए जिसमें आपका पैशन हो, राइट। आपकी समझ हो और आपका मन लगता हो। जी, तो जिसमें आपका मन लग रहा है उस चीज़ को पकड़िए सबसे पहली चीज़। जी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बिज़नेस है। बिल्कुल, हर बिज़नेस में पैसा है, आपका मन जिस बिज़नेस में लगता है उस बिज़नेस को करिए और उससे छोटी कमाई से शुरुआत करिए और बिल्कुल। उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा करते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया पहले साल मेरा सिर्फ 11 लाख का टर्नओवर था। जी, जी। फिर उसको धीरे-धीरे बड़ा करा, फिर 55 पे गया, फिर 3.5 करोड़ पे गया, फिर इस तरह से वो बड़ा होता चला। ओके। बट उसमें वो पूरा लगन, पूरा डेडिकेशन सिस्टम को मल्टीप्लाई करने की एक वो एक साथ आप अगर चाहोगे कि मैं आज ही वो टाटा नहीं बिरला होगा। बन जाऊँ, आज ही वो हो जाऊँ, तो वो नहीं हो पाएगा। जी, वो जी। धीरे-धीरे, धीरे ही स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय प्रोसेस स्टेप ही होता ग्रो। है। फिर जितना पैसा है उस हिसाब से आप ग्रो कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास आज 1 लाख रुपए बिज़नेस में लगाने के, जी, तो आपको 1 लाख रुपए के हिसाब से बिज़नेस को करना है। राइट। उसमें से आपको देखना है कि आप कितना बना सकते हो, उसके बाद फिर धीरे-धीरे उसको कैसे आप बड़ा कर सकते एग्ज़ैक्टली सर, हो। क्योंकि आजकल के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं हुँ, कि जल्दी पैसा कमाओ और जल्दी आगे बढ़ो। हो सकता है कहीं न कहीं ये भी सिचुएशन आती है, आईपीओ की भी अगर हम बात करें तो आईपीओ भी बहुत सी कंपनीज़ जल्दी निकाल देती है आज के टाइम पे। जी, वरना पहले की बहुत पुरानी कंपनीज़ है जो वेल सेटल्ड हैं, स्टेबल कंपनी है, वो आज 20-20 साल बाद आईपीओ निकाल रही है। जी। तो उसके पीछे भी रीज़न ये है कि वो लोग बनाते होंगे जैसा आपका कहने का तरीका था। हुँ, सर आपने खुद को मजबूती से कैसे खड़ा रखा हुँ। इतने अपने पूरे सफ़र में? ऐसी क्या हिम्मत थी जो आप युवाओं को देना चाहेंगे? हिम्मत एक ही थी, खड़े रहने की बस। बहुत सारी चीज़ें आई। ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आईं, ऐसा हाँ, नहीं है कि हमने परेशानियों का सामना नहीं करा। बिल्कुल सर। कोविड आया इस बीच में, जी, उस समय काफ़ी परेशानियाँ आईं। फिर कुछ एक आपके डिसीज़न्स भी आपको उल्टे पड़ जाते हैं। कभी आप अच्छे के लिए सोचते हो लेकिन उस बैकफ़ायर कर जाता है। राइट। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, बट ये एक है कि अच्छे-बुरे समय पे सामान्य स्थिति में खड़े रहना, जी, खड़े रह पाना, जी, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप खड़े रह जाएँगे तो लोग बाग आपकी सहायता के लिए आ जाएँगे और अगर आप पलायन का वो बना लेंगे तो फिर गड़बड़ा जाता है। बिल्कुल, पीछे मुड़ के नहीं हमने ये देखा है देखना कि है। जब हम खड़े रह गए, परेशानियाँ आईं, बहुत लोग आ गए सहायता के लिए कि ठीक है, होता है, हाँ करते जी, हैं। तो वो उसमें फिर आदमी निकल जाता है। तो बिल्कुल। समाज है, समाज एक-दूसरे का ख्याल रखता है, ये तो है, देखा जी, हमने जी, इस जी। चीज़ को। ये बिल्कुल अच्छी बात है सर। हुँ, सर जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया हुँ, आज एआई के पीछे भाग रही है, हुँ। आपने क्या सोचा कि मैं बेट लगाऊँगा तो सोलर पे लगाऊँगा सर? सोलर तो एक तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में है और दूसरी चीज़ हिंदुस्तान की बहुत ज़रूरत भी है जी, सोलर का होना। मुझे एक जो सेंटेंस
शब्द जो याद रह गया, वो एक बार प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे यूके में, जी। तो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था सूर्यपुत्र। हाँ जी। तो वो उन्होंने इसलिए यूज़ किया था कि भारत जो है वो सूर्य का पुत्र है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का बहुत ज़्यादा वो है। बहुत बढ़िया। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सूर्य की उस पे देश हैं उनको सौर ऊर्जा की तरफ जाना चाहिए। जी। वो शब्द दिमाग में रह गया। तो वो शब्द से ये था कि सूर्य एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारे लिए एनर्जी का एक विकल्प है। ऑब्वियस। और उससे थोड़ा ही पहले सोलर इंडस्ट्री वो चालू हुई थी, तो जी। मुझे लगा कि नहीं, ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें हम ना केवल बिजनेस ही कर रहे हैं, बल्कि हम एक तरीके से समाज के प्रति भी अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो पैसा कमाना एक चीज़ है, पैसे के साथ साथ अगर हम कुछ समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल द मोर गुड, ऑल मतलब उससे अच्छा है। तो राइट। इसलिए ये इंडस्ट्री सुनी। एआई थी, एआई की जो आया है वो अभी पिछले 4-5 साल में हाँ जी, हाँ जी, अभी है। एडवेंट हुआ है। एआई ने ग्रो करना है, इसके बहुत सारे मॉड्यूलेशंस आएँगे। राइट। अभी पहला दूसरा मॉड्यूलेशन है, इसके ऑब्वियसली। 3-4 हाँ जी, वर्जन्स हाँ जी, आएँगे। हाँ जी। और इसने करना है, एआई ने तो करना है, छाना ओके। है वर्ल्ड में। सर आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे ऑयल से ज़्यादा वैल्यूएबल होगी आने वाले टाइम पे? सी, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। आप बिल्कुल। ऑयल से भी इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, और आप बहुत सारे और सोर्सेज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। मेजर जो ऑयल का आज की डेट में हमारा इस्तेमाल है वो व्हीकल मूवमेंट के लिए है, एग्ज़ैक्टली। इंडस्ट्री रन करने के लिए है, और ये दोनों काम इलेक्ट्रिसिटी कर सकती है। अच्छा। इसको किस हिसाब से हम रिप्लेस करते हैं कि ऑयल कंजम्पशन हमारा कम हो, क्योंकि ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं मैन। एग्ज़ैक्टली। अच्छी चीज़ क्या है, चूँकि हमारे पास बहुत अच्छी रिफाइनरी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो हम रिफ़ाइन करके अब उसको एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग टू हैव हैपेंड। और अगर हम रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। उसमें हो सकता है कि हम नेट एक स्टेज आ जाए कि नेट प्रॉफ़िट में आ जाएँ। जो हुँ। इम्पोर्ट कॉस्ट है, उसके बाद जो एक्सपोर्ट कॉस्ट है, उसमें हम नेट डिफरेंशियल अपने लिए क्रिएट कर लें। इज़ अ पॉसिबिलिटी। ओके। अभी डिस्टेंट है, बट पॉसिबिलिटी है। है। बट सोलर एनर्जी ऐसी चीज़ है जिसमें हम पर्यावरण के ऊपर कोई भी बुरा इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे हैं। ऑयल में हम कुछ भी कर लें, पर्यावरण के ऊपर बुरा इफ़ेक्ट तो इम्पैक्ट आएगा, कि जब जाएगा, भी वो राइट। बर्न करेगा कहीं न कहीं आपके ऊपर राइट। एनवायरनमेंट को प्रदूषित तो वो करेगा। ओके। सो जितना ज़्यादा हम वैकल्पिक उससे हम एनर्जी को क्रिएट करें, उतना ज़्यादा हमारे लिए, देश के लिए और एनवायरनमेंट के लिए और वर्ल्ड के लिए अच्छा है। ये बस एक ओके, ऑब्जर्वेशन। सो सर हाउ इंडिया इज़ रेडी हुँ। फॉर रिन्यूएबल एनर्जी? इंडिया इज़ रेडी। इनफैक्ट आपको मैं ये कहूँ कि अगर हम परफॉर्मेंस भी देखें तो चाइना के बाद शायद नंबर 2 पे हम हैं। तो ओके। हम तैयार हैं, और हम तैयार और भी एक स्टेज ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारे पास थोरियम है, ओके। अगर हम न्यूक्लियर को इसमें ले लें, हाँ जी। और अगर हम थोरियम तक पहुंच गए और थोरियम से हमने न्यूक्लियर एनर्जी को करना चालू कर दिया, तो हम शायद वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे सर ये थोड़ा एनर्जी आप सफिशिएंसी में। डिटेल में व्यूअर्स को बता सकते हैं? बहुत लोग समझना चाहेंगे ये चीज़। सी, अभी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी में यूरेनियम चलता है। ओके। ठीक है, यूरेनियम को हम प्योरीफाई करके एक्सट्रैक्टिंग होती है। उसके बाद उसको हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर में। ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो अभी हमारा जो सक्सेसफुल हुआ है, जिससे हमने प्लूटोनियम बनाया है, ओके। और प्लूटोनियम और थोरियम के उससे हम थर्ड स्टेज में जाएंगे, जिससे हम थोरियम को यूज़ करके वापस से यूरेनियम बना सकते हैं। और ओके। तो ये एक साइकिल ऐसी बन जाएगी जिससे हम पूरी तरह से, और हमारे पास थोरियम अबंडेंस में, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा थोरियम हमारे पास इस समय है, वो सदर्न बेल्ट में पूरा। ओके। तो हम ओके। 700 साल की एनर्जी की डिपेंडेंस हमारी ख़त्म हो जाती है अगर हम उसमें कर सकते हैं। और हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं जो थोरियम से न्यूक्लियर पावर चला सकते हैं। तो वो एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंट एनर्जी सेक्टर में सेल्फ सस्टेनिंग, बल्कि इनफैक्ट एक्सपोर्टर तक बन सकती है। दैट ये यही पॉसिबिलिटी मेरा है। सर अगला क्वेश्चन था। ये हो सकता है जो टेक्नोलॉजी आपने बताई है हुँ, इंडिया एक्सपोर्टर बन जाए बहुत बन बड़ा सकती एनर्जी का। है, बन सकती है। ओके सर, ऐसा क्या है अगर हम लोग नहीं जाते रिन्यूएबल सोर्स की तरफ में तो क्या इंडिया आगे कैसे बढ़ता? मतलब क्या इम्पैक्ट आता अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इंक्लाइन नहीं करते अपने इंडिया के लिए? आप एक चीज़ देखो कि अभी जो वॉर हुआ है, ओके। ईरान वॉर हुआ है, जी। उसमें हमारे ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आया, जबकि आप वर्ल्ड ओवर देखें, चाहे यूरोप देख लें, चाहे आप अपना नेबर को देख लें,
जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको देख लें, सब पे सब पे इम्पैक्ट है। हाँ। और इम्पैक्ट छोटा मोटा नहीं, बहुत ह्यूज बड़ा इम्पैक्ट इम्पैक्ट है। आप आज की डेट में अगर आज आपका ऑयल पेट्रोल 100 रुपये चल रहा है या 103 रुपये तक गया या 104 रुपये तक गया, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आपने पिछले 7-8 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इतना काम किया है अच्छा। कि आज की डेट में पोजीशन ये है कि जब सोलर एनर्जी देती है तो आपकी ग्रिड अनस्टेबल हो जाती है, इतनी एनर्जी है। आप सोचो कि आपने जो आपका 1 महीने का यूटिलाइजेशन था, जी। वो आपका पीक यूटिलाइजेशन हो गया 1 दिन में। आज से 7 साल इतना पहले जो महीने का महीने यूटिलाइजेशन था, वो का 1 दिन के पीक का यूटिलाइजेशन था। और ये और बढ़ रहा है सर अभी ये तो। ये बढ़ेगा, बहुत ये तो बढ़ेगा। बहुत बढ़ेगा। अभी एआई आने के बाद तो आप, बल्कि आज से 3 साल पहले मैं सोच रहा था कि शायद सोलर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जी। अब लग रहा है कि अभी नहीं, अभी तो बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एआई एक-एक प्लांट को चाहिए 2-2 3-3 गीगावाट। बिल्कुल सर, इनके डाटा सेंटर जितने भी और जितने इंडिया में अभी बन रहे हैं उसके लिए तो बहुत रिक्वायरमेंट बहुत होगी इनकी। बहुत सर लोगों के कुछ मिसकंसेप्शंस आपने सुने होंगे, क्या जी। होते हैं सोलर के अकॉर्डिंग? देखिए, मिसकंसेप्शन पहले थे, अच्छा। अब तो बहुत सारे मिसकंसेप्शन, क्योंकि यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ गया है, जी। तो ख़त्म हो गया। बस ये है कि थोड़ा-सा मिसकंसेप्शन ये है कि जगह का जो यूटिलाइजेशन है, वो सारी चीज़ें हैं। बट अब समझ में आ गया लोगों को सोलर। आज भी सर क्या होता है, हम लोग भी हुँ, देखते हैं अपने टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में, हम दोनों तरफ की बात करेंगे। कमर्शियल में तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, जी। रिटेल में और जितने भी सिटीज में है वहाँ पे लोगों ने अभी भी एक्सेप्ट नहीं करा इस तरह को प्रॉपरली पूरी तरह से। तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन का दोनों का जवाब देता हूँ बिल्कुल। अरे बिल्कुल सर। मिसकंसेप्शन का क्या, मिसकंसेप्शन एंड दिस हाँ जी, हाँ क्वेश्चन, जी। इनफैक्ट ये दो। देखिए, मिसकंसेप्शन आज की डेट में अगर मैं सोलर के बारे में मानूँ तो ये है कि सोलर को लोगों ने पैसा बचाने का ज़रिया समझ लिया है। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, तो आपके घर में जब प्लांट लगता है, उसके बाद जब वो बिजली बनाता है, तो आपको ये लगता है कि हमने पैसे बचा लिए। कि जो गवर्नमेंट को हम 6 रुपए पर यूनिट के बिजली का पैसा दे रहे हैं, वो हमने बचा लिया। जबकि होना ये चाहिए कि सोलर जब हम लगा रहे हैं, तो हमने एक तरीके से कंट्रीब्यूट कर दिया, हमने अपने घर को इंडिपेंडेंट बना दिया बिजली की खपत से। ये एक मिसकंसेप्शन है। तो बचत की जगह जब आपकी सोच यहाँ चली जाती है कि हमने अपनी बिजली की ज़रूरत अपनी छत से पूरी कर ली, बिल्कुल सर। ये एक मिसकंसेप्शन है। जी। और दूसरी चीज़ यही है कि यही अगर समझ में आ जाए, तो फिर गवर्नमेंट को वो सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं नहीं पड़ेगी पड़ेगी। उसी प्लांट को लगाने के लिए। जी। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ अगर चलेंगी, और जी। अगर आपने ये मान लिया कि भाई मेरी छत को मेरी बिजली बनाने का हक है, जी। और मेरी छत को मेरी बिजली बनानी चाहिए, बनानी चाहिए बिल्कुल। ये आपके दिमाग में आ गया, तो आपने सोल्यूशन कर लिया। एग्जैक्टली सर, तो बहुत ही ये बढ़िया। ये जी, जी। सर आपने जैसे काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं सोलर पे, आई थिंक सीआर्स में वैल्यूज़ थी उनकी, जी। जो मैंने पूरी प्रोफाइल गो थ्रू करी थी। बहुत अच्छा लगा मुझे वनडिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान के। हुँ। क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन, एक सोलर प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में? देखिए, सबसे पहला चैलेंज ये है कि आपको अपने कस्टमर की ज़रूरत को समझना बहुत ज़रूरी है। जी। एक तो ये हो गया कि कस्टमर ने मुझसे बोल दिया कि भाई आप आज 1 मेगावाट का प्लांट मेरे फैक्ट्री के ऊपर लगा दीजिए या 500 किलोवाट का लगा दीजिए। तो आपको ये देखना है कि भाई उसकी खपत के हिसाब से क्या मेरा प्लांट सही लगा रहा हूँ? कहीं जी। ऐसा तो नहीं है मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस लगा रहा हूँ? ओके। उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? फिर क्या मेरा प्लांट सही से जो मैं लगा रहा हूँ मेंटेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? फिर बिजली विभाग की ग्रिड में उतनी क्षमता है कि नहीं है कि मेरे प्लांट सही से लग पाए? मैचिंग होनी चाहिए ग्रिड ठीक से। है। सो ये सारी चीज़ें पहले समझना, उसको एनालाइज़ करना, फिर उस प्लांट को लगाना। तो सबसे पहले तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना। कस्टमर ने आपसे ये कह दिया कि ठीक है मेरे को बिजली चाहिए, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई कमर्शियल बिजली मेरे को 9-10 रुपए पड़ रही है, अगर मैं सोलर लगाऊंगा तो मेरी सस्ती हो जाएगी। सो दैट इज़ द आइडिया जी। बिहाइंड इट। फिर दूसरा उसको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाता है। ये दोनों चीज़ें देख करके कस्टमर बोलता है, तो उसकी पहले एनालाइज़ करना कि उसकी ज़रूरत क्या है। जी। उस ज़रूरत के हिसाब से प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर पूरी उस जगह को एनालाइज़ करना कि भाई कहाँ सोलर वो होगा, कहीं शैडो तो नहीं आ रही, वो सारी एरिया को वो करके फिर उसका डिज़ाइन बना करके फिर उसको लगाना। तो वो सारी प्लानिंग का पार्ट होता है, विच प्लानिंग इज़ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जब जिस पहले आप प्लांट लगाने से पहले। जी, जी। तो सर गवर्नमेंट से क्या-क्या अप्रूवल लेना पड़ता है इनके लिए?
सबसे पहले तो गवर्नमेंट से यही कि हम लगाने जा रहे हैं, जी। उसका एक परमिशन, उसके बाद ग्रिड से कनेक्टिविटी, क्योंकि इसमें नेट मीटरिंग अलाउ करती है गवर्नमेंट। नेट मीटरिंग का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए सोलर ने ज़्यादा बिजली बना दी, ओके, तो उतनी बिजली जो है ग्रिड में चली जाएगी। पहले तो फैक्ट्री में खपत होगी, उसके बाद ठीक जो है। एक्स्ट्रा बन गई वो ग्रिड में चली ग्रेड पे जाएगी। जाएगी। फिर जब हम रात में या शाम को या किसी समय जब मेरी ज़्यादा खपत है, तो वो बिजली जब हम ग्रिड से लेते हैं तो उतनी वो पहले अकाउंट फॉर हो जाती है। ओके, तो वो नेट मीटरिंग की प्रोसेस है, उसके लिए अप्रूवल लेना। फिर उसका पूरा एक वो बनता है, सिस्टम्स बनते हैं कि जो एनर्जी एक्सचेंज है वो ठीक से हो जाए। कंप्लायंसेस काइंड ऑफ कंप्लायंसेस के थिंग्स साथ होती है। कंप्लायंसेस भी पूरा गवर्नमेंट के काफ़ी पूरा। होते होंगे इसमें भी। और इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या है सर इंस्टॉलेशन में, आपको क्या लगता है? आज की डेट में देखिए 3000 से ऊपर प्लांट में लगा चुका हूँ। सो ऐसा तो कहीं मुझे नज़र नहीं आया कि कोई रिस्क वाली कोई चीज़ हो, पर रिस्क में ये है कि अगर आपने गलती कर दी, जी, अंडर साइज़ वायर लगा दिए, तो हीटिंग हो जाएगी, आग लग ओके, सकती है। अच्छा, तो वो टेक्नोलॉजी वो देखना पड़ेगा कि आपने जो इंजीनियरिंग करी है वो सही करी है कि नहीं करी है। ओके। और अगर वो आप गलत करते हैं तो रिस्क तो है। बट सर अगर कभी बिल्कुल, बिल्कुल, जी, 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 जी सर। इसमें मैं एक चीज़ पूछूँगा सर, जी। कभी आपके हाथ से कोई बड़ा प्रोजेक्ट लूज़ हुआ है? मैं बहुत सारे कोई हुए बड़ी हैं। सर ऐसी क्या चीज़ है कंपनी जो हुँ। ईपीसी पार्टनर ढूँढने में गलतियाँ करती है? आजकल के सिनेरियो में सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो कॉस्ट के ऊपर, कि आपने हाँ, देखा कि मैंने मान लीजिए कोई कोई कॉस्ट दी और दूसरे ने उससे 5 पैसे कॉस्ट कम कर दी। तो वो कॉस्ट के 5-10 पैसे के फ़र्क में अगर आप एक्सपीरियंस को अकाउंट फॉर नहीं करते हो, जी, तो कहीं न कहीं गलती हो जाती है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को प्लान दे दिए, ओके, फिर प्लान नहीं चल पाए, हाँ, फिर वो हमारे पास आए वाह! कि ये प्लांट जो है सर नहीं चल पा रहा है, इसको कुछ हेल्प करिए। हम कोशिश क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा आया जिसने हमको बिज़नेस नहीं दी ठीक है, और दोबारा आया तो हम उसकी हेल्प करते हैं। और डेफ़िनेटली सर। अभी एक एक्सपीरियंस नोएडा का ही है, जी, एक कारपोर्ट पे लगा था। किसी कारण वो आंधी में उड़ गया, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरों को दिया, तब भी हमको नहीं दिया। अच्छा, उसका फिर दूसरे ने लगाया और काफ़ी बड़ी कंपनी जैसे लगाया। फिर ओके, उसका नहीं चल रहा है था, जी, फिर उसने हमको बुलाया। ओके, गए, देखी, बताया कि भई ये गलती है, इसको सही कर लीजिए, सही हो जाएगा आपका प्लांट। और ओके। ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं था उसमें, 1 डेढ़ लाख 2 लाख का खर्चा वो था, कर मेंटेनेंस दिया। होगा जो एन एएमसी, सीएमसी काइंड ऑफ थिंग्स वो हाँ। आपने सपोर्ट दिया और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर हुँ, क्या होता है आज के टाइम हुँ। पे ना आफ्टर सेल सर्विस देना बहुत बड़ी चीज़ है और अगर आप ये कस्टमर्स को सपोर्ट दे रहे हैं तो मैं कांग्रेचुलेट्स करूँगा आपको कि आपकी कंपनी बहुत आगे तक जाएगी हुँ, और अच्छे विज़न के साथ में। हुँ। सर इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जहाँ तक मैं भी करता हूँ गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ होती है कि बिडिंग प्रोसेसेस भी होते हैं। जी, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बिडिंग प्रोसेस से जाते होंगे आप में, जी। तो वहाँ पे L1, L2, L3 सारा प्राइस का गेम है। उस समय पे आप कैसे फाइट करते प्राइसिंग को लेके? L1 तो आना ही पड़ेगा सर। गवर्नमेंट में बिज़नेस चाहिए तो L1 तो चाहिए। L1 का है ना क्योंकि सर कंपटीशन कैसा है इसमें मार्केट में? बहुत है, अब तो बहुत है। अच्छा कॉम्पिटिशन है एंड देन अच्छी चीज़ क्या है देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में आपकी परिपक्वता तभी टेस्ट हो सकती है जब आपके साथ कॉम्पिटिशन हो। तो एग्ज़ कॉम्पिटिशन से शाई ऑफ होना नहीं चाहिए। जी, तो आप सही बिज़नेस में तभी हैं जब आप कॉम्पीट करके बिज़नेस अपनी बढ़ा सकते हैं। ओके। तो कॉम्पिटिशन तो है, प्राइस की वॉर भी, बट बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा है सर, अभी भी कम लोग बहुत हैं रिक्वायरमेंट है। तो अगर अगर आप सही से बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके पास आते हैं लोग। एंड सर ये तो बेस्ट हुँ, अपॉर्चुनिटी है अर्ली हाँ, प्लेयर्स के लिए। हाँ, बिज़नेस बहुत बड़ी है और अगर आपके पास जिस जिस हिसाब से अब देखिए आज की डेट में 10 साल हमको हो गए, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरा 10 साल पुराना प्लांट है जो आज चल रहा है। वाह! तो और वो कस्टमर से मैं भी मिलवा सकता हूँ वाह! और बहुत सारे कस्टमर्स ने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं कि 10-10 साल से हम उनको सर्विस दे रहे हैं। हाँ, जी, सो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि अगर बिल्कुल सर। आपने एक प्लांट को मेंटेन करके चल रहे हैं, 10 साल से आप इंडस्ट्री में ही खड़े हैं। मेरे साथ के बहुत सारे लोग तो जॉब नहीं है सोलर में। हुँ, जब हमने शुरुआत की थी तो हमसे सीनियर थे जिनसे हमने सीखा, सीखा, तो ओके, वो अब नहीं है इंडस्ट्री में। जी, तो वो सिखा के गए हमको ओके, और आज अगर हम हैं, जिसमें हमारे 10 साल 10-10 साल पुराने प्लांट्स हैं, तो हमें जी, अच्छा लगता है और हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। जी। हमें ज़्यादा मार्केट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतना बोल देते तो हमारा काम हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। सर। सर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा हुँ, आईपीओ आपने लॉन्च किया है जी, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप आईपीओ से पहले बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ में जी, और हो सकता है ये शो जब तक आएगा तब तक आईपीओ आपका लॉन्च भी हो जाएगा और जी, बहुत अच्छे इसकी
जो लिस्टिंग होगी, मैं प्रे करूँगा बहुत ज़्यादा। थैंक यू। तो सर सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन है, मैं ये नहीं पूछूँगा क्यों किया आईपीओ में, ये बेस्ट टाइम क्यों था आपके लिए आईपीओ में? सी 10 साल के करीब हमको हो गए इस जी, इंडस्ट्री में, और मेरे जैसे बिजनेसमैन के लिए एक स्टेज के बाद ये ज़रूरी हो जाता है कि हम फंड्स को अट्रैक्ट कर सकें, ओके। और उसमें अपनी प्रेजेंस को मार्केट में दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम भी हैं। जी, और उसके लिए अगर आपके शेयर्स लिस्टेड हैं मार्केट में, और उसमें कुछ अच्छा ट्रैक्शन है, हुँ, तो आप कम से कम ये बता सकते हैं कि हाँ भाई, हमने भी कुछ किया है। जी, तो उसके लिए आईपीओ का आना ज़रूरी है, ताकि हमारी तरफ जब लोग बाग देखें तो थोड़ा सीरियसली देखें। ओके। तो दिस वाज द रीज़न कि जिसके लिए आईपीओ हमारे लिए ज़रूरी था। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो ऑर्डर बुक है आज की डेट में, वो जी, जी। काफ़ी अच्छी है, अच्छा, और वर्किंग कैपिटल तो आपको चाहिए अगर करना है एग्ज़ैक्टली सर। तो ये था कि इस समय अगर हम कुछ पैसा रेज़ कर लेते हैं उससे, तो हम अच्छा रिटर्न दे पाएँगे, एग्ज़ैक्टली, ग्रोथ अच्छी दे पाएँगे। जी। सो इसके लिए ये इस समय ये लगा कि हाँ, इस समय आईपीओ लाना ज़रूरी बहुत अच्छा लगा सर। है। क्या-क्या चेंजेस आप देखना चाहेंगे पब्लिक लिस्टिंग के बाद में वन डिग टेक्नोलॉजी में? सर देखिए, आईपीओ के बाद एक चीज़ तो जो हो जाती है वो है कि अकाउंटेबिलिटी। ओके, अब आपके स्टेक जी। होल्डर्स बढ़ गए। हाँ जी, अभी तक जो आपके स्टेक होल्डर्स थे वो आपके डायरेक्टर्स थे, जो राइट, प्रमोटर्स एंड ऑल। प्रोमोटर्स थे, आपके बैंकर्स थे, आपके कस्टमर्स थे, आपके एम्प्लॉइज़ थे। अभी आपके एक नया बैच आ गया जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट करके पैसे लगाए। एग्ज़ैक्टली, तो उनकी आशाओं को और उनकी उम्मीदों को पूरा करना, जी, ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। बिल्कुल सर। और अगर हमने ये काम ठीक से किया, तो आगे भी हमको और इन्वेस्टर्स मिल जाएँगे। मिलेंगे सर और अगर हम ये काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो आगे हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ गई कि अब हमने उनकी तरफ भी एक नज़र रखनी है कि भाई, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया है, उनकी आकांक्षाओं को हम पूरा कर पाएँ। ओके सर, पब्लिक शेयर होल्डर्स के साथ में आपको क्या लगता है कैसा प्रेशर आने वाला है आपके ऊपर? प्रेशर तो आएगा सर, प्रेशर तो अच्छा आएगा। प्रेशर इन द सेंस कि लाइक जैसे मैंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है आपकी। एक अकाउंटेबिलिटी। तो आप अब ये नहीं रह गए कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, हाँ, एक हाँ, हाँ। जी, जी। थोड़ा-सा फ्रीनेस होता है। अब आपके ऊपर चारों तरफ से निगाहें हैं। बिल्कुल आप सर। जो भी काम कर रहे हैं, उसकी आपके ऊपर एक अथॉरिटी है। हाँ, आपके ऊपर सबकी नज़र नज़र होगी कि आप कोई चीज़ जो कर रहे हैं, वो सही से हो जी, रही है। एक तो वो चीज़ है, तो अकाउंटेबिलिटी है, आपकी जो कंप्लायंसेस हैं, वो बढ़ बिल्कुल जाती सर। हैं। जी, और दूसरी चीज़ ये है कि एक आपके ऊपर एक और वो प्रेशर ये आ जाता है कि आप जिन्होंने आपके साथ चलने का फ़ैसला लिया है, वो आपके साथ चल कर के खुश रहें। भाई, बिल्कुल, जब बिल्कुल। पैसा कोई लगा हाँ, रहा है तो उसने जी, आपके साथ जी। चलने का फ़ैसला किया है। बिल्कुल सर। तो उस फ़ैसले को, उनके फ़ैसले को आप सही साबित कर पाएँ, ये जी, आपके ऊपर एक प्रेशर बन जाता वेरी नाइस सर। हाउ है। डिफिकल्ट इज़ गवर्नेंस? Not actually, ओके, if your bent is like that. Now, for me, benefit is I am also a company secretary. So, ओके, I have been born into governance. So, ओके। कंपनी सेक्रेटरी होने का फ़ायदा ये है कि करते आए हैं। जी, तो एक तो वो इनग्रेन्ड हो गया बिल्कुल, कि बिल्कुल सर। गवर्नेंस तो है। अब आप ये समझिए, जब मेरी बहुत छोटी सी कंपनी थी पहले दूसरे साल में, तभी हमने ईएसआई पीएफ रजिस्ट्रेशन करा लिया था, एग्ज़ैक्टली सर, जबकि ज़रूरत मैंडेट है नहीं वो थी। तो, राइट। जब उस समय तक ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 10 जी। एम्प्लॉई होना मिनिमम अच्छा ज़रूरत हाँ, था, सर तो उसमें हमने कर लिया था। जी, सो वो इनग्रेन्ड है कि वो करना ही है, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। जी, सो आई फील दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। फिर ओके, दूसरी प्रोफेशनल टीम है हमारी, सो वेरी क्लियर उनको वो हैं कि भाई, ज़ीरो नॉन कंप्लायंस, ओके। कोशिश करो कि नहीं हो कहीं से भी। जी, जी, तो जी। दैट इज़ द आइडिया। सो उसी हिसाब से लेके चलेंगे। गवर्नेंस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। दिस इज़ व्हाट ओके, आई फील। एग्ज़ैक्टली सर, अगर प्रॉपरली आपने सारे कंप्लायंसेस और हुँ, नॉर्म्स कंप्लीट कर हुँ, रखे हैं, तो हुँ। इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। सर, आईपीओ आपकी कंपनी का कल्चर कैसे चेंज कर सकता है? अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी थोड़ी-सी, दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, अ, देखिए, एम्प्लॉइज़ के माइंडसेट में भी आता है। एक बार आप लिस्टेड हो जाते हो तो एम्प्लॉइज़ का माइंडसेट भी हो एग्ज़ैक्टली, जाता है कि बिल्कुल हाँ सर, भाई, वो थोड़ी-सी वी आर नाउ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबल, और ठीक है, जवाबदारी है हमारी। और ये भी है कि हाँ, 4 जगह जाते हैं तो उनको उस हिसाब से
वो भी मिलती है। एग्जैक्ट। तो उस हिसाब से थोड़ा सा चेंजेस तो आएंगे सर, उसमें आप वैसा। लीडर्स कैसे हायर करते हैं अपनी कंपनी में? सी, एक तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, मैं आपको सही बताऊं तो। सर बताइए सर, प्लीज थोड़ा सा व्यूअर लीडरशिप सुनेंगे। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी चीज है ना कि जिसको आइडेंटिफाई करने में अच्छे अच्छे लीडर्स फेल हो जाते हैं। तो जी। यू रियली डू नॉट नो व्हेन यू आर, देखिए इंटरव्यू के स्टेज पे आपने कहीं से, पहली चीज तो मेजरली जब लीडर्स हायर करते हैं, इट इज ऑलवेज आउट ऑफ अ लॉन्ग रिलेशनशिप, मतलब एटलीस्ट 6 महीने पुराने रिलेशनशिप के बाद ही लीडर लेवल पे हायर करने की बात आती है। दैट मीन्स दैट यू हैव नोन दैट पर्सन फॉर एटलीस्ट 5-6 months। ओके। सो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड और उनके इंटरेक्शन विद पीपल, उनके इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट ऑफ योर बिजनेस वो कैसी रही है, फिर देन सबसे इम्पोर्टेंट उनकी नो हाउ कितनी है, एग्जैक्ट। मोर देन बिजनेस, इंटरपर्सनल नो हाउ। तो वो सब देख करके ही लीडर को सिलेक्ट करा जा सकता है। इनफैक्ट फॉर अ कंपनी लाइक आवर्स, गेटिंग अ लीडर इज अ रियल डिफिकल्टी, सो यू हैव टू प्ले दैट रोल टिल द टाइम यू आर इन अ पोजिशन कि आप लीडर्स को अट्रैक्ट कर पाए अपने साथ। तो लीडर्स को अट्रैक्ट करना भी बड़ा मुश्किल बहुत काम है, मुश्किल है नॉट अ सर। ईजी जॉब। एग्जैक्टली तो जी। तब तक आपको ही वो रोल निभाना है। तो जब आपके पास लीडर्स आ गए, फिर देन यू हैव टू अकस्टम योरसेल्फ टू गिव अप दैट लीडरशिप रोल, कि आप एग्जैक्टली उनको सर। कम से कम पावर दीजिए, करने दीजिए। ऑथराइज, तो यस। वो दोनों चीज़ें बहुत जी। ज़रूरी हैं। तो लीडर लाना एक चीज़, फिर लीडर को मेंटेन करके रखना, मेंटेन। वो दोनों ही ओके चीज़। और सर। फिर लीडर का आपके और आपके एनवायरनमेंट और माइंडसेट के हिसाब से ढले रहना, ढले रहना सर। ये और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़े समय के बाद क्लैश भी आ सकता ऑब्वियसली सर, बहुत सी जगह देखते हैं है। तो ऐसा ये होता है कंपनीज में। सर, डू डिग्री रियली मैटर्स? आई वुड से नो टू एन एक्सटेंट, बट इट मैटर्स इन द टर्म्स, इसलिए कि जैसे मान लीजिए एक इंजीनियर मेरे पास आ रहा है, तो मेरे को इतना तो मालूम है कि इसको इतनी बेसिक नॉलेज है। ओके। नाउ देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन एन एम्प्लॉय, जैसे वो स्ट्रीट स्मार्ट कितना है, उसकी लगन कितनी है अपने काम के प्रति, एग्जैक्टली। राइट, और उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ कितनी है। सो एक तो आपकी डिग्री हो गई, डिग्री के साथ आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप कितनी फास्ट सीखने के लिए तैयार हैं, और आपका पैशन कितना है अपने काम के लिए। आपकी काम करने की इच्छा है कि नहीं, कि आप काम को काम मानते हो, एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं एक अच्छे एम्प्लॉय और बुरे एम्प्लॉय जो उतना अच्छा नहीं है, सिर्फ इतना कि उसकी काम करने की इच्छा है या नहीं है, इससे फ़र्क हो जाता है। जी 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 जी। तो काम करने की जिसकी इच्छा है, वो अपने आप को साबित करके ले जाएगा, चाहे उसके पास डिग्री हो या ना हो। मेरे पास 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं अच्छा। जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं थी, आज की डेट में है, उन्होंने करी, मेरे साथ ही रह के करी, और शुरू से मेरे साथ है, हाँ। और आज की डेट में मेरे प्लांट के इंस्टॉलेशन को देखते हैं पूरा। तो लगन। वो उनकी लगन थी। लगन है। सर, हमारा इंडिया आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी की कैपिटल बन पाएगा? बहुत क्लोज है, बन गया, ऑलमोस्ट बन गया, ऑलमोस्ट बन गया। और थोड़ा सा चाइना से ही पीछे हैं, ओके। अदरवाइज तो आई थिंक वी आर ऑलरेडी देयर। हर गांव में जो बिजली होगी सोलर एक्सेप्टेबल होगी आपके अकॉर्डिंग? से जो कुसुम सी गवर्नमेंट लाई है, जी। उससे बहुत सारे इंटीरियर एरियाज में बिजली के प्लांट्स तो लगे हैं। ओके। और बट यस, आई वुड लव टू सी अ डे जब मेरा हर गांव सेल्फ सफिशिएंट हो इन टर्म्स ऑफ बिजली, फ्रॉम सोलर और वट एवर अदर मीन्स, बट सेल्फ सफिशिएंट हो बिजली बनाने के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ग्रिड से ही बिजली आ रही, जी। उस गांव के पास उतनी क्षमता, क्योंकि ज़मीन तो है गांव में। हाँ बिल्कुल सर। तो अगर हम वहाँ पे सोलर प्लांट लगा के उनको सेल्फ सफिशिएंट बना दें, विच इज शुड नॉट बी अ बिग जॉब, अगर एक बार गवर्नमेंट डिसाइड कर ले तो हो जाएगा, हर गांव में बिजली आ जाएगी। ओके सर, आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो डोमिनेट करेगी आने वाले टाइम में? बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आपको मैं कहूँ कि एक टेक्नोलॉजी डोमिनेट करेगी थोड़ा सा मुश्किल है। सोलर करेगी, यस। हाइड्रोजन इज़ गोइंग अ बिग वे, यस। ओके। इट शुड कम इन अ बिग वे। न्यूक्लियर अपने आप में एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, न्यूक्लियर। 100% न्यूक्लियर आएगा, ये आएगा। ओके। और विंड भी हो सकता है अगर कुछ और वर्जन आ जाए, और बैटरी स्टोरेज बहुत ज़्यादा राइट बढ़ेगा। सर, सोलर है, बैटरी है, एआई है, सेमीकंडक्टर्स है। सेमीकंडक्टर और एआई तो
अब नेक्स्ट जो जनरेशन है, नेक्स्ट वो कहूँ तो आपको मैं सेमीकंडक्टर का बोल सकता हूँ सेमीकंडक्टर बहुत कि बड़े स्केल वो पे होने वाला नेक्स्ट है सर, नेक्स्ट स्केल जो है, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो रेवोल्यूशन है इज ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। और एआई यस डेफिनेटली विल बी पार्ट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज। एआई तो हर जगह होगा, कोई सर ऐसी जगह थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, हम्म। सेमीकंडक्टर का रोल सोलर में है? सर सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसका रोल हर जगह हर है, जगह। और आप कहीं पर जी, भी बिना सेमीकंडक्टर के तो काम होगा ही नहीं आपका, चाहे वो आपका एग्ज़ैक्टली। मोबाइल फ़ोन हो, चाहे घड़ी जी, हो, चाहे कुछ भी, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसमें सब में है सेमीकंडक्टर तो सर। आना ही आना है, हर जी, जगह जी, आना जी। है। गुड थिंग इज़ कि इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन अप दिस अप इन अ वेरी बिग वे। सो यही सर, यही इसके क्वेश्चन कारण, और हम कहीं न कहीं पिट गए। फॉरेन वो कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, हम लोग वो आगे चल रहे थे, जी, पर बीच में वो जो अ, हमारी फैक्ट्री के साथ गड़बड़ हुई, ओके। जो, बट देन वी आर बैक ऑन ट्रैक। आई थिंक हुँ, बहुत जल्दी ही हम वहाँ पे होंगे जहाँ हमें होना चाहिए था, ओके। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। मुझे भी सर वही लगता है क्योंकि सेमीकंडक्टर का रोल बहुत बड़ा है और इंडिया में सबसे बड़ा जो लैक है ना वो सेमीकंडक्टर का है। जी, गवर्नमेंट तैयारी कर रही है बहुत अच्छे से, मतलब इस पे टेक्नोलॉजीज़ ला रही है कि कैसे उसकी जो चिप है उसमें भी चीज़ें चेंजेस करी जा सकती है। एंड आई थिंक वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेयर ताइवान है जी, सेमीकंडक्टर जी। में। तो इंडिया में सर आपको क्या-क्या कभी लगता है आने वाले टाइम में अगर सेमीकंडक्टर पे काम नहीं हुआ तो सोलर पे आप कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, सोलर में उतना ज़्यादा सेमीकंडक्टर का रोल नहीं है, पीछे एक वो लगता है अच्छा, उस, और जो है आपका सर्किट वगैरह जो लगते इन्वर्टर्स आते हैं वहाँ पे जी, जी, जी। ज़रूरत पड़ती है, और दो चार जो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडीशनिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ ज़रूरत पड़ती है। बट यस, सेमी कंडक्टर में ग्रोथ जो है वो इनएविटेबल है, और हम लोग काफ़ी टाई अप कर रहे हैं। इवन ताइवान इंडस्ट्रीज से की कंपनी से काफ़ी टाई अप है हमारा। सेमी कंडक्टर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज होती है हुँ, कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर आज की डेट में पैसा लगाने से घबराता है कि बिल्कुल। जब तक मेरी फैक्ट्री सेटअप हो रही है तब तक ही वो, अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई जी, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट गया सर, राइट। राइट? बहुत सही सो बात है। उसमें इस कारण से, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंडस्ट्री में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसको चर्न आउट ना कर सके या वो जी, ना कर सकें। सो बट एक बार हमने अगर इकोसिस्टम बना लिया, हुँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इकोसिस्टम, उस बिजनेस का इकोसिस्टम एक बार बन जाए, ओके, तो क्या होगा, हर चेंज से जी, हम बेनिफिट ड्राइव करेंगे एग्ज़ैक्ट रादर देन कि सेटबैक। वॉव! तो वो इकोसिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें आई फील कि जिस हिसाब से गवर्नमेंट अभी 2.0 लेकर के आए हैं, हाँ आई जी, हाँ जी, थिंक हाँ जी। दे आर ऑन द राइट ट्रैक। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में नुकसान नहीं होंगे सर, 100% होंगे, बट देन नहीं, ये नहीं, है वो कि तो हाँ, सर चैलेंजेज़ उसको आते हैं हर उसको तरह से। उसको झेलना हुँ, पड़ेगा, एंड उसको झेल करके निकल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और फर्स्ट रनर एडवांटेज रहेगी। अब टाटा को इतनी बढ़िया मशीन मिली है वहाँ से, जो टाई अप एग्ज़ैक्टली, हुआ है हमारा, जी, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू हैव हैपेंड। आई ओके। थिंक वी आर द ओनली कंट्री दैट दे हैव गिवन दिस काइंड ऑफ अ एग्ज़ैक्टली टेक्नोलॉजी। सर, जी। एग्ज़ैक्टली यही है सर, जैसे सोलर एनर्जी में हुँ, ओवर क्राउडेड भी होगी जैसे आपने भी बताया था और आई थिंक मैं बोल सकता हूँ ओवर हाइप्ड भी है कहीं न कहीं। हुँ। आपको ये लगता है इतने कॉम्पिटिशन में मार्जिन जो है वो श्रिंक होगा या हो रहा होगा? हो रहा होगा 100%, ऐसा नहीं है। बट देन लुक एट द अदर साइड, फ्लिप साइड देखो ना। ओके, जी, अगर मैं एक स्टेट, कोई भी एक स्टेट लूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे जम्मू एंड कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली, पंजाब, मेरे को खुशी क्या होती है कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जब प्लांट लगाते हैं ना, और जब अपना वो इकोसिस्टम एक छोटा सा बना करके उसमें अपनी कमाई कर रहे हैं, वाह! सो कांट यू सी व्हाट काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट अ सेक्टर इज जनरेटिंग? इज इट नॉट सेटिस्फाइंग फॉर यू? मैं उसमें सैटिस्फाइंग। कंपटीशन देखूं, कि मैं ये सेटिस्फैक्शन देखूं कि आप एक कंट्री के लिए कुछ कर बच्चा अपना एक छोटी सी मेहनत करके एक अपना पैसा कमा रहा है, बहुत बढ़िया। एंटरप्रेन्योर बन गया, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्राइड। एक इंडस्ट्री इतना दे रही है, नहीं? सो दैट इज व्हाट इज मोर सेटिस्फाइंग देन एन इंडिविजुअल ग्रोथ। इंडिविजुअल ग्रोथ तो ठीक बेस्ट, है, बेस्ट, तो करते ही रहेंगे अगर बिजनेस करेंगे, और इतना बड़ा सेक्टर है, कितना कंपटीशन राइट। है सर कि ये नहीं? आपकी बात इतनी अच्छी लगी और हमारे व्यूवर्स जितने भी लोग सुन रहे होंगे और हम्म, आपके इस पॉइंट पे उनको हम्म, कहीं न कहीं गूज़बम्प भी आया होगा कि अपने बेनिफिट से ज़्यादा हम्म। नेशन का बेनिफिट ज़रूरी है।
जरूरी है। आपके इस पार्ट की वजह सी से अगर आपका हाँ, बेनिफिट हो रहा है जी, और नेशन का बेनिफिट साथ में हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या बात है। बहुत बढ़िया बात है सर अब मैं ये। कितना कमा लूंगा, जी, जी। लेट अस से मी एंड माय व्हाट इज माय रिक्वायरमेंट, हुँ, राइट? तो इफ दैट इज बीइंग फुलफिल्ड व्हाई नॉट, लेट जी, अदर्स आल्सो फुलफिल। बिल्कुल सर। ये सर बहुत अच्छा लगा सर, आप इतने टफ डिसीजंस कैसे मैनेज करते हैं और हैंडल कैसे करते हैं सर आप, मतलब ऐसी पोजीशन पे है और एक आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, कैसे मैनेज करते हैं इतने टफ डिसीजंस? आई हैव बीन ट्रेन्ड बाय द बेस्ट, आई वुड से आई हैव हैड, मतलब मेरे को बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने को इन माय ओके, जॉब में। मुझे कुछ एक नाम याद आते हैं, ललित शर्मा जी थे जी, अंडमान निकोबार में, साहिल साहब थे स्कूटर्स इंडिया में, पीके दत्ता जी थे, द्विवेदी साहब थे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सही कहें तो शेप करा है। हुँ, सिद्धार्थ श्रीराम जी थे, उषा में, जी, सो इन्होंने सबने मिलकर के शेप करा, ऐसा नहीं है, हर एक से कुछ ना कुछ सीखा है। ओके, तो इन सब लोगों ने मिलके बहुत सिखाया। तो ओ डिसीजन कैसे लेना है, कब खड़े रहना है, कब हट जाना है पीछे। कब हाँ, बिल्कुल तो भी सही टाइम पे। हाँ, वो भी जी, जी, ज़रूरी है। जी। सर जैसे कि हम देखते हैं और मैं भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में डील करता हूँ एज़ अ प्रोफेशनल, हुँ, सबसे टफ होता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को चेज़ करना। हुँ, और सर क्या आपको लगता है आपका भी मुझे लगता है मेजर जो पार्ट है वो गवर्नमेंट के साथ में ही होगा। जी। ऐसी क्या चीज़ है जो वो आपको लगता है कि ये चीज़ ईज़ी है गवर्नमेंट के साथ में काम करना, ये टफ है? कैसे मैनेज करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ? एज़ अ नेशन आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कर रहे हो, तो कहीं न कहीं तो गवर्नमेंट का रोल आएगा। चाहे उसके साथ आए, चाहे आपके साथ हो, जी, चाहे आप सेकंड पार्टी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, चाहे आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, तो गवर्नमेंट का तो रोल है ही है हर जगह। तो ये कहना है कि गवर्नमेंट से हट करके मैं कुछ कर पाऊँगा तो बड़ा मुश्किल है। कहीं न कहीं गवर्नमेंट तो आएगी, चाहे वो और कुछ नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में कंप्लायंसेस के लिए आ जाए, कंप्लायंसेस तो भी उसके जी, जी, आने तो जी। है ही है। हाँ, गवर्नमेंट के साथ टफ़ भी है, आसान भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि बिज़नेस आपको जो वॉल्यूम मिल जाता है गवर्नमेंट के साथ, वो वॉल्यूम अच्छा मिलता मिल जाता है, है, और अगर आपने एग्ज़ैक्टली। एक बार एस्टेब्लिश कर लिया, तो आप अच्छा बिज़नेस कर सकते हो। सो दैट इज़ जी, वन थिंग इज़ कि आप एक लेगेसी क्रिएट करनी जो गवर्नमेंट के साथ आपने करी है, सो यू कैन मूव ऑन टू फ्रॉम अ स्मॉलर प्रोजेक्ट टू अ बिगर, मतलब आप धीरे-धीरे बड़े हो सकते हो गवर्नमेंट के साथ। ओके। गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास भी ऑडिट है। बिल्कुल, तो जी आप सर। कोई भी ऐसा जो कोई भी ऑफ़िसर वो नहीं होने देगा जिसमें उसके ऊपर कल सवाल आए। जी, तो उसको अपनी फ़ाइल पूरी करनी है। तो बिल्कुल। आपको उसकी फ़ाइल पूरी कराने में आपको हेल्प करनी है। जी। तो जो प्रोजेक्ट है जिस हिसाब से है वो करना, कहीं-कहीं न्यूएंसेस भी होते हैं, हाँ जी, फालतू के न्यूएंसेस होते हैं, बट देन ठीक है, ओके। पार्ट ऑफ बिज़नेस। आई थिंक पेमेंट भी सिक्योर रहता है गवर्नमेंट पेमेंट हाँ, लेट हो का। सकता है, सिक्योर रहता है। जी, जी, जी। लेट लेट ज़रूर होता है लेकिन सिक्योर रहता सिक्योर है जो गवर्नमेंट में काम हाँ, करते मिल हैं। जाता है। जी। सर आपने अभी आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं आपने और जो ट्रेडर्स हैं, जो यूथ है हमारा, वो भी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे एक्साइटेड है आईपीओज़ को लेकर के। उनके लिए एनर्जी स्टॉक्स के बारे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि हमारे इंडिया का एनर्जी स्टॉक्स किस लेवल पे जाने वाला है? उन यूथ को क्या एडवाइस करेंगे? सिर्फ़ इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर साल बढ़ रही है और ये बढ़ती रहेगी। जी, जैसे-जैसे आप डेवलप करते जाओगे, आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो बढ़ रही है। ओके, सो एनर्जी और ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, डायरेक्टली। सो जिस हिसाब से आप अपनी कंट्री की ग्रोथ को एस्टिमेट करते हो, उस हिसाब से आप एनर्जी स्टॉक को डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आप कर सकते हो। तो दैट इज़ वन रीज़न व्हाई आई फील एनर्जी इज़ अ गुड सेक्टर। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी जब आप स्टॉक को देख रहे हैं, तो आपको एक चीज़ और देखनी चाहिए कि किस बंदे पर आप पैसा लगा रहे एग्ज़ैक्टली। हैं, वो कितना पैशनेट है और या कितना कमिटेड है या कितना उसने अपनी बिजनेस की तरफ फोकस कर रखा है। प्रमोटर, प्रोमोटर भी और भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, मतलब ओके, फोकस कितना है उनका, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कितना फोकस है उस बिजनेस को लेकर के। सो दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ डिफरेंस जी, व्हाइल इन्वेस्टिंग। सो ओके। इज सर आईपीओ का ऐसा कौन-सा मिथ है जो आप तोड़ना चाहते हैं और लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि आईपीओ में बहुत लोग परेशान हैं? हुँ, फिलहाल हम देख रहे हैं 1-2 साल में तो कुछ लोग ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हुँ। तो ऐसा क्या मिथ है जो आप तोड़ना चाहेंगे आज पूरे व्यूअर्स के सामने? सी एक प्रमोटर के लिए आईपीओ क्या चीज़ है? आईपीओ है उसके लिए पैसा आ जाए, ठीक है। ताकि वो बिज़नेस में ग्रो कर ले। अब उस पैसे से वो क्या ग्रोथ दे सकता है, ये आपको
जज करना है कि वो वाकई ही वो पैसा क्या बिजनेस की ग्रोथ में लग रहा है या नहीं लग रहा, बिल्कुल। लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपने आपका जजमेंट यहाँ तक सही है और उससे ये चीज़ आप एसेस कर सकते हो फ्रॉम दी पास्ट हिस्ट्री कि भाई उसने ग्रोथ पैटर्न क्या रहे हैं, कंपनी में कहीं इधर उधर तो नहीं भागे, आज ये कल वो, ये सब तो नहीं कर रहे हैं। तो उनको कुछ अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा, एटलीस्ट इतना तो आप आइडिया लगा सकते हो कि मेरा पैसा डूबेगा नहीं। डूबेगा नहीं, एग्जैक्टली। तो अब हाई रिस्क हाई गेन वाला वो तो रहेगा ही। अगर आप जी। हाई रिस्क में लगा रहे हैं तो हाई गेन है, और अगर आप लो रिस्क में लगा रहे हैं तो थोड़ा लो गेन है। सो बट देन यू हैव टू मेक अ वेरी इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि क्या कर रहे हैं। और सही बताएं तो स्टॉक के डिसीजंस तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आए। तो मैं अनप्रेडिक्टेबल है सर सारी चीजें। तो तो इसलिए बट इंडियन मार्केट इज ग्रोइंग, Anyway, तो स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग हमारी जितनी भी है, पूरी दुनिया की नज़र हमारे इंडिया मार्केट पे होती है सर। इंडियन मार्केट आप और थोड़ा सा रुक जाइए, इट विल शो यू पैटर्न which is probably not thinkable as of today. That एग्जैक्टली। is the kind of growth possible in India. पॉसिबल सर, काफ़ी लोगों से मेरे भी, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र मेरे पॉडकास्ट पे भी आते थे, तो सबका कहना सर यही रहता था कि पेशेंस चाहिए आपको। अगर पेशेंस आप 5 साल 10 साल का रखिए और इसका इंडिया का विजन देखिएगा तो बहुत अच्छे, जैसे कि आपने भी सेम चीज़ बताई और ये लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। सर आज के टाइम पे आप एज अ फाउंडर हैं, आपको सबसे ज़्यादा क्या डर आता है? कॉम्पिटिटर या टेक्नोलॉजी या आपके कभी खुद गलत डिसीजंस? देखिए, कॉम्पिटिटर का उतना डर मुझे नहीं है, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि कंपटीशन होना ओके। चाहिए, और एंड आई लव कंपटीशन, बिकॉज कंपटीशन ही मुझे एज पे रखेगा टेक्नोलॉजी वाइज भी, कि मैं टेक्नोलॉजी से पीछे ना रह जाऊँ। तो जी। टेक्नोलॉजी तो कंपटीशन आई ऑलवेज इन, एंड आई वुड ऑलवेज लव टू बी विद द टेक्नोलॉजी। जी। सो क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी से पीछे रह गए तो हम छूट जाएंगे पीछे, और बहुत सारी कंपनीज आपने देखोगे जो टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड अडाप्ट नहीं नहीं करे, करते हैं, वो हो वो जाता है। धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये तो राइट। बहुत ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ आप करिए। डर की बात करूँ तो मुझे डर ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि मैं निकाल के ले जाऊँगा, बट ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हो सकते हैं लाइफ में, तो ओके। उनके लिए तैयार रहना, उनके लिए वो करना, क्योंकि अभी उतनी डेप्थ नहीं है हम्म। कि कोई एक बड़ा ब्लैक स्वॉन इवेंट आ गया तो उसको हम झेल पाएँ, बट दैट्स देन अ टच खड़े वुड, रहेंगे। हाँ, कोई नहीं चाहेगा भाई और हमेशा सक्सेस के लिए हाँ, प्रे करेंगे। हाँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छा लगता है सर। आईपीओ में बहुत से आजकल बच्चे ना अभी हुँ, अभी अकाउंट बनाते हैं हुँ। और अपनी जो हार्ड अर्न इनकम होती है वो अभी इन्वेस्ट करते हैं। उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप प्लीज़, कि इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे वो आजकल तुरंत किसी भी आईपीओ में लगाते जस्ट फॉर अ रिटर्न? बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरा बच्चा भी उसी कैटेगरी में आता है, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है। ओके। एंड इन द सेंस कि हम लोग जब करते थे इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत, तो हम हाँ, लोग कभी-कभी ब्लाइंडली भी कर लेते थे। एग्जैक्टली जी। हाँ, आज के बच्चे रिसर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं सारी फंडामेंटल रिसर्च टेक्निकल करते हैं, ईच एंड और भाई साहब आप सवाल पूछो, समटाइम्स यू गेट सरप्राइज्ड। राइट। सो आई फील कि आज की बच्चों को ना, बच्चों से सीखने की ज़रूरत है, सिखाने की ज़रूरत नहीं है नहीं है, उनको। हाँ जी, हाँ जी, जी, सीरियसली, जी, मतलब तो आज के बच्चे पेट से सीख के आते हैं, जी। तो उनको नहीं सिखाना। वो मैं देख मेरे हैं अच्छा, जो जी। रिलेटिव्स में भी बच्चे हैं, हुँ। व्हेन दे आर इन्वेस्टिंग टुडे और जी, पैसे लगा रहे हैं, तो उनका पूरी एक थॉट प्रोसेस है, जी, तो अपनी थॉट प्रोसेस से चल रहे हैं। जी। तो गलत सही इज़ अ डिफरेंट इशू, बट देन देयर उनकी अपनी एक थॉट प्रोसेस है, अपने उससे और आजकल सर इंटरनेट बहुत सिखाता है, सब कुछ सिखाया था सर, सब कुछ इस पे अवेलेबल है। तो वो सब सीख के करते हैं, सर अब और मिलेनियल्स आपको के सिखा पास सकते में हैं। तो कुछ भी नहीं था, हमने तो टेक्नोलॉजी पूरी चेंज होती हुई देखी है। तो अब सर एक शेयर डालो, पूरी रिसर्च आ जाती है आपके पास, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। पूरी रिसर्च आ जाएगी उसकी। कितने एप्लीकेशंस वगैरह आ हुँ, गए हैं जो सब चीज़ें बता देते हैं, सारी चीज़ें हो हुँ। जाती है। सर जितने भी डेटा सेंटर्स बन रहे हैं हमारे इंडिया में, उसमें सोलर का सबसे बड़ा रोल क्या होगा? डेटा सेंटर्स एआई जनरेट होता है सर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम होती है। क्या इनेविटेबल होगा सोलर पावर? 100% आना ही आना है। बिना सोलर के आप टू इमेजिन अ डेटा सेंटर वुड बिकम अ वेरी वेरी कॉस्टली अफेयर। हुँ। दूसरी चीज़ ये कि ग्रिड सस्टेनेबिलिटी विल आल्सो बिकम अ क्वेश्चन,
और ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी तो आएगी, और कोई सोल्यूशन है नहीं यार, न्यूक्लियर यार, दो ही सोल्यूशन पे चलेगा। जी, जी, जी। तो सर बहुत मज़ा आया आपके साथ में बात करके, और जैसे कि मैं अपने शो में एक छोटा-सा रैपिड फायर राउंड आपसे रिलेटेड पूछूँगा। Please। 1 वर्ड में आपको आंसर देना है, दिल से देते हैं सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो सर स्टार्ट करते हैं आपसे, सोलर या न्यूक्लियर? बोथ। ओके। रिस्क और स्टेबिलिटी? रिस्क। ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी? ग्रोथ। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर? बोथ। सॉरी। ओके। इंडिया एंड ग्लोबल एक्सपेंशन? आई वुड चूज इंडिया। ओके, इंडिया। सर ग्लोबल एक्सपेंशन में वो आपका फ्यूचर कुछ होगा या फिर सिर्फ नहीं, इंडिया? डेफिनेटली जाएंगे, बट Okay. देन अगर गिवन अ चॉइस देन आई विल या चूज इंडिया यस ऑलवेज। यस यस, थैंक यू सर। मनी और लेगेसी? लेगेसी। आईपीओ और प्राइवेट कंपनी? आईपीओ। सक्सेस और पीस? सक्सेस। ओके। वन हैबिट दैट चेंज्ड योर लाइफ? टेकिंग अप चैलेंजेस। ओके। वन बुक एवरी एंटरप्रेन्योर शुड रीड? रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, सर रॉबर्ट कियोसाकी बहुत फेवरेट है। वन पर्सन हु इंस्पायर्ड यू मोस्ट? धीरू भाई अंबानी। वन मिस्टेक एवरी फाउंडर शुड अवॉइड? Doing something he is not passionate about. ओके। So I feel that every founder should go into a business which he really relates to. ओके, So that will give him the reason for being successful. थैंक यू सो मच सर। आपसे रैपिड फायर में बहुत अच्छा लगा। आपका कुछ भी अगर हमारे यूथ, हमारे देश को कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उनको एक संदेश दे सकते हैं, डेफिनेटली उनको बता सकते हैं अपनी तरफ से। अपने यूथ से यही कहना चाहूँगा कि ये देश आपका है। जब तक आप इसके लिए कुछ करने की इच्छा से कोई भी काम करोगे ना, आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। और इस देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। अपनी लाइफ में अगर आप उसका आधा भी दे पाए वापस, तो आप इस देश को कहीं से कहीं ले जाओगे और अपने आने वाले यूथ को संवार के ले जाओगे। बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। और प्लीज़ आप व्यूवर ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और मैं फिर एक बहुत अच्छे गेस्ट के, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना इस चैनल को, जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि वन डिक टेक्नोलॉजी के जितने इंसाइट्स, जितनी वैल्यूज़ लोगों तक पहुंचेंगी, उतना आप लोगों को अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे एफर्ट्स नहीं पीछे हटेंगे। और फिर मैं आपके सामने आऊँगा, सब्सक्राइब करके प्लीज़ आगे बढ़ना, और जो भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट करना, डीएम करना। टीम एंड कंपनी में भी होगा, जितने ज़्यादा हो सकते हैं आपके आंसर्स देंगे। थैंक यू सो मच सर। कैसा लगा शो में आकर के आपको? बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।